दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा, क्या मुसलमान करेंगे ठाकरे परिवार का बेड़ा पार और उद्धव ठाकरे की होगी नैया पार। दरअसल 15 जनवरी को महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है बीएमसी के चुनाव की। और देश भर के मीडिया की निगाहें ही बस बीएमसी तक नहीं होती, बल्कि तमाम राजनीतिक दल बीएमसी के चुनाव के लिए इतनी ताकत झोंक देते हैं जैसे कि किसी राज्य का चुनाव हो रहा हो। बीएमसी के अंदर 227 वार्ड होते हैं। पिछले 3 चुनावों से शिवसेना का वहां दबदबा रहा है और शिवसेना 75 से लेकर 85 तक सीटें 227 में से जीतती रही है। नतीजा यह है कि या तो सरकार या तो वहां पर जो गठन होता है बोर्ड का, उसका अध्यक्ष, उसका प्रमुख शिवसेना का होता है, या वो होता है जिसका शिवसेना समर्थन करती है। लेकिन इस बार थोड़े से हालात बदले हुए, उस पर चर्चा करूंगा। इस बार जो स्वरूप बदला हुआ है चुनावी गणित का, वो भी बता दूं। अब तक जनरली शिवसेना और भाजपा कहीं ना कहीं मिलकर लड़ते रहे, लेकिन इस बार चुनावी गठबंधन बिल्कुल अलग तरीके से। हालांकि महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार शिंदे गुट की शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार की है, लेकिन ये तीनों मिलकर भी चुनाव नहीं लड़ रहे। इसी तरीके से विपक्ष में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी है, लेकिन ये तीनों भी मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे। कुल मिलाकर वहां की स्थिति यह है कि एक गठबंधन तो बना हुआ है कांग्रेस पार्टी और शिंदे की शिवसेना के बीच में। इन दोनों ने आपस में तालमेल कर लिया है और ये सारी सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा गठबंधन बना हुआ है शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के एनसीपी में। मतलब ठाकरे परिवार एक, वो पवार परिवार जो है, शरद पवार और अजीत पवार एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा गठबंधन शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट और मनसे जिसके प्रमुख राज ठाकरे हैं, ये एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस इन तीनों से अलग चुनाव लड़ रही है फिलहाल। हालांकि कांग्रेस ने औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के साथ सहयोग कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के पोते, उनकी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कौन से भीमराव अंबेडकर साहब के पोते कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? वो बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सिर्फ भारत का संविधान नहीं लिखा था, जो ईमानदारी की एक अद्भुत मिसाल नहीं थे, बल्कि जिन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो वोट चोरी करके भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त तक कह दिया था। खैर चलिए, ये अलग बात है। तो फिलहाल इस तरीके से ये 4 गुट चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा ये हो रही है कि पिछले 3 चुनाव में जो शिवसेना लगातार 75 से 85 सीटें जीतती आ रही है, इस बार उसका क्या होगा? क्योंकि अब तक ये शिवसेना हिंदुओं के बल पर वोट मांग रही थी पिछले काफी समय से, लेकिन इस बार शिवसेना का स्वरूप बदल गया और यह अपने पुराने रूप में वापस आ गई दिखती है। बहुत सारे मित्रों को शायद ये पता होगा
कि शिवसेना अपने स्थापना काल से हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती आ रही है। मैं उनको ये बता दूं कि 19 जून 1966 को शिवसेना का गठन हुआ, लेकिन यह हिंदुत्व के लिए गठन नहीं हुआ था। उस वक्त मुंबई एक औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी और मुंबई के अंदर दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के कामगार बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे और नतीजा यह था कि मुंबई के ट्रेड यूनियन आंदोलन पर या तो दक्षिण भारतीयों का कब्जा था या उत्तर भारतीयों का कब्जा था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के सहयोग से, कांग्रेस पार्टी की मंशा के साथ 19 जून 1966 को शिवसेना का गठन हुआ था और यह गठन मुंबई में दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय कामगारों के आगमन के खिलाफ हुआ था और इस उद्देश्य के साथ हुआ था कि मुंबई में पहले नौकरी मराठा लोगों को मिले, पहले महाराष्ट्र के लोगों को मिले और ये उत्तर भारत के लोग और ये दक्षिण भारत के लोग आकर हमारी नौकरियां खा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिवसेना की स्थापना हिंदुत्व के लिए नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसा समय बीता और बाला साहब ठाकरे कुछ मजबूत हुए और जब उनकी इच्छा हुई कि वो अपना राजनीतिक दायरा बढ़ा लें, तब उनको ये लगा कि उत्तर और दक्षिण के कामगारों के विरुद्ध जो मैं आवाज उठा रहा हूं, इसको रोकना होगा। अपना कद यदि बढ़ाना है तो मुझे अपना दायरा भी बढ़ाना होगा। उस वक्त तक मुंबई में मुसलमानों का भी आधिपत्य होते चला था और एक दौर ऐसा भी आ गया कि मुंबई के अंदर मुस्लिम गैंग जो हैं वो इतने मजबूत हो गए कि बाकी लोग, बाकी राजनीतिक ताकतें उनके सामने बौनी नजर आने लगी। तब बाला साहब ठाकरे को लगा कि अब मुझे हिंदुत्व की ओर राजनीति करनी चाहिए और तब बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की ओर आए। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जब वो हिंदुत्व की ओर आए तो वो इतने मुखर होकर आए कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, बस मुंबई नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा साबित हो गए, चेहरा बन गए। और स्थिति यहां तक हुई कि जब पाकिस्तान में के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे और जब वो वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत आए और आगरा समिट हुई और जब भारत के गृह मंत्री आडवाणी जी ने भारत के कुछ संदिग्ध आतंकवादी जो पाकिस्तान में छिपे हुए थे उनकी लिस्ट उन्हें सौंपी कि इनको आप हमें दो, तब इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई मधुरता आएगी। तब कहा यह जाता है कि मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे बाला साहब ठाकरे चाहिए। उनका कहना था कि न केवल भारत में पाकिस्तान के खिलाफ बाला साहब ठाकरे आग उगलते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसी आतंकवादी बातें होती हैं जिनके बारे में हमारा शक है कि उनका संबंध बाला साहब ठाकरे से होता है। तो इतना बड़ा नाम हुआ बाला साहब ठाकरे का। और बाला साहब ठाकरे ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई में जो मुस्लिम माफिया, मुस्लिम गैंग हावी हो गए थे, उनसे बहुत हद तक मुंबई वासियों की और महाराष्ट्र वासियों की सुरक्षा करी। और फिल्म उद्योग जो इस गैंग से परेशान था
उसको भी बाला साहब ठाकरे ने एक सुरक्षा कवच प्रदान किया। बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया और वो हिंदुत्व का राग अलापते हुए ही स्वर्ग को सिधारे। लेकिन उनके पुत्र राज ठाकरे तो उनके सामने ही उनसे अलग हो गए थे। पहले राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के साथ रहते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे में भी पुत्र मोह आया। राज ठाकरे उनके भतीजे थे और जब ये सवाल आया कि उत्तराधिकारी कौन होगा, तो हालांकि उस वक्त तक उद्धव ठाकरे अराजनीतिक थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने निर्णय करा कि उद्धव ठाकरे उनके उत्तराधिकारी होंगे। इस पर चाचा और भतीजे में मतभेद हुए और राज ठाकरे वो बाल ठाकरे से अलग हो गए। उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से कभी मैच्योर नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो अधिकांश समय भाजपा के साथ रहे। समय बीता, परिवार में कुछ ऐसी रिश्तेदारियां हुई जिनका संबंध जो हिंदुत्व से नफरत करते थे। उनके परिवार में कहा यह जाता है कि उनके पुत्र को भी हिंदुत्व से बहुत लगाव नहीं है और उनके एक बहुत नजदीक रिश्तेदार, इनके बारे में मैं ना या खोलना नहीं चाहता, वो अक्सर दरगाहों पर जाते हैं। और उसके बाद उनके एक सलाहकार बन गए संजय राउत, जिनके बारे में मैंने पिछले दिनों में वीडियो बनाया था और मैं बार बार कहता हूं कि उन्हें किसी ने इंजेक्ट किया है शिवसेना के अंदर और सुपारी दी है कि तुम शिवसेना में रहो और शिवसेना को समाप्त कर दो। अब उद्धव ठाकरे उन सबके प्रभाव में आ गए। नतीजा यह हुआ कि पिछला विधानसभा चुनाव हालांकि शिवसेना और कांग्रेस ने और भाजपा ने मिलकर लड़ा था, लेकिन इन जो ये दूसरे तत्व थे, संजय राउत प्लस परिवार के जो तत्व थे, उनके चढ़ाए में आकर विनाशकाले विपरीत बुद्धि उद्धव ठाकरे ने एक असाधारण फैसला करा और हिंदुत्व से अपनी राह को अलग कर लिया और वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए। खैर चलिए, फिलहाल ये तो आप लंबे समय से देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ है। अब बीएमसी का चुनाव चल रहा है। अब बीएमसी में फिलहाल उद्धव ठाकरे का कांग्रेस से भी अलायंस नहीं है और कहा यह जाता है कि बीएमसी से ही शिवसेना का अस्तित्व है। बीएमसी से ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का अस्तित्व है और कहा यह जा रहा है कि यदि बीएमसी में बुरी गत हो गई ठाकरे बंधुओं की, तो महाराष्ट्र में वो ठाकरे परिवार जीरो हो जाएगा। अब सवाल यह है कि हिंदुत्व से तो लड़ाई मोल ले ली, हिंदुत्व से नफरत हो गई है दोनों ठाकरे भाइयों को। ये ठाकरे भाई जो पहले कभी उत्तर भारतीयों को गाली देते थे, कभी दक्षिण भारतीयों को गाली दिया करते थे, कभी मुसलमानों को गाली दिया करते थे, कभी भाषा के नाम पर मुंबई के अंदर गरीबों पर हमला करते थे, गरीबों के ठेले लौट देते थे, गरीबों के सब्जियों की दुकान जाके पलट देते थे, फिर वो हिंदुत्ववादी हो गए थे। अब वो पुराने रुख पर कायम आ गए। लेकिन अब महाराष्ट्र के जब बीएमसी का चुनाव हो रहा है तो उनको ये लग रहा है कि अब हमारी नैया वो मुसलमान वोटर ही पार कर सकते हैं जिनके खिलाफ उद्धव ठाकरे के पिता और राज ठाकरे के चाचा, राज ठाकरे के ताऊ या चाचा हैं, उन्होंने बाल ठाकरे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो आज दोनों ठाकरे भाई किसी भी हद तक जाकर मुस्लिम वोट पाना चाहते हैं। यहां पर उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है।
और वो चुनौती किससे मिल रही है? भारत के इस वक्त सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े मुस्लिम नेता और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से। BMC के चुनाव में ठाकरे बंधुओं ने मुसलमानों से वादा करा है कि यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो मुंबई के अंदर हिंदुत्ववादी ताकतों को पूरी तरीके से पराजित कर देंगे। उन्होंने वादा करा है मुस्लिम समाज से कि यदि उन ठाकरे परिवार की वजह से BMC में बहुमत आया, उनका बहुमत आ गया और उनके गठबंधन के सहयोग से ही BMC के बोर्ड का गठन होता है, तो मुंबई के अंदर वो मुसलमानों के लिए वो सब कुछ करेंगे जो मुसलमान चाहते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे भी बहुत बड़ी बात कह दी और उन्होंने BMC के वोटरों को संबोधित करते हुए, मुंबई के वोटरों को संबोधित करते हुए कहा, मैं बस BMC के चुनाव के लिए मुसलमानों को एकजुट नहीं कर रहा। उन्होंने कहा मैं देश भर में जा रहा हूं, मैं बिहार भी गया, मैं बंगाल भी लड़ूंगा, मैं यूपी भी लड़ूंगा, मैं देश भर के मुसलमानों को इसलिए एकजुट कर रहा हूं ताकि एक दिन कोई हिजावन भारत की प्रधानमंत्री बन जाए। हिजावन से मतलब वो मुस्लिम महिला जो धार्मिक रूप से हिजाब पहनती है। मतलब उन्होंने सीधी सी बात कह दी कि मेरा लक्ष्य भारत को मुस्लिम बहुल बनाना है। उन्होंने मुंबई के मुसलमानों से कहा कि ये तो सिर्फ तुम्हारे सामने वादे कर रहे हैं, मैं सिर्फ मुंबई के लिए आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं भारत को एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनाने के लिए, मैं भारत के अंदर एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपसे वोट मांग रहा हूं। ये लड़ाई इतनी तीव्र होती जा रही है कि दोस्तों मुझे तो ये लग रहा है कि ये चलो 15 तारीख को चुनाव तो हो जाएगा। मैं आज 12 तारीख के रात को, 13 तारीख की रात को ये वीडियो बना रहा हूं और 14 तारीख को आपको ये वोट मिलेगा, 15 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में जो भी अगला चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, कहीं ऐसा ना हो कि इन मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए उद्धव ठाकरे या ये ठाकरे बंधु और ओवैसी के समर्थकों में किसी मुस्लिम इबादतगाह में इस बात को लेकर कहा सुनी ना हो जाए कि पहले नमाज हम पढ़ेंगे या पहले नमाज हम पढ़ेंगे। वैसे भी मुस्लिम समाज में कई फिरके हैं। देवबंदी फिरका है, बरेलवी फिरका है, शिया मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, वहाबी मुसलमान है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ठाकरे फिरका भी मुसलमानों में खड़ा हो जाए और कहीं ठाकरे फिरका ये दावा न करने लगे कि नहीं ये ओवैसी नहीं ये बरेलवी नहीं, ये देवबंदी नहीं, ये जो ठाकरेवादी मुसलमान हैं वो ही सच्चे मुसलमान हैं। इतनी जबरदस्त लड़ाई हो रही है मुस्लिम वोटों को लेकर, इतनी जबरदस्त चाहत है मुस्लिम वोटों के लिए फिलहाल BMC के अंदर। अब BMC में क्योंकि ये लग रहा है ठाकरे बंधुओं को कि हिंदू वोट उन्हें नहीं मिलेगा, हिंदू वोट एकजुट होकर वो कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि मुसलमान इतने राजनीतिक रूप से भोले हैं कि वो कल तक उनको गालियां देने वाले इन ठाकरे बंधुओं पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेंगे? मुझे नहीं लगता। और वैसे भी
मुस्लिम समाज के सामने और ऑप्शन है। ईसाई धर्म को मानने वाली सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी, उनके सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। सबको पता है कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी रुख रखती है, कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है, कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस देश में हिंदुओं को अल्पमत में लाना चाहती है। जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है उसने हिंदू हितों के खिलाफ संघर्ष किया है, और आज भी जब बीएमसी का चुनाव हो रहा है तब भी कांग्रेस का वही रुख है। तो मुस्लिम समाज के सामने कांग्रेस एक विकल्प है, मुस्लिम समाज के सामने ओवैसी एक विकल्प है, जिनके बारे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो देश भर के मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने कह भी दिया है कि वो चाहते हैं कि वो उस वक्त तक जीवित रहे या ना रहे, लेकिन उस दिन के लिए प्रयास करते रहे जब कोई हिजावन भारत की प्रधानमंत्री बन जाए। दोस्तों, फिलहाल मुंबई के इन चुनाव में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो 16 तारीख को आपको पता लग जाएगा। हालांकि मुंबई में, महाराष्ट्र में और भी महानगर पालिकाओं का चुनाव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन ये चुनाव ना तो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ना ये चुनाव शरद पवार के लिए या अजित पवार के लिए महत्वपूर्ण है। ये चुनाव या तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए महत्वपूर्ण है और या ये चुनाव ठाकरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। यदि ठाकरे परिवार एक बार फिर से मुंबई के अंदर इस बीएमसी में बहुमत हासिल कर लेता है या बहुमत के करीब पहुंच जाता है तो ये माना जाएगा कि अब मुंबई में मुसलमानों ने ठाकरे परिवार को अपना नेता मान लिया है और वो उसके बाद देश भर में मुस्लिम नेता बनने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यदि यही ठाकरे परिवार किसी वजह से जीरो हो जाता है और मुस्लिम समाज को ठुकरा देता है, हिंदू वोट लेने का तो वो प्रयास कर भी नहीं रहे, तब ये माना जाएगा कि ठाकरे परिवार, ठाकरे बंधु राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ना अब हिंदुओं के हैं और ना अब मुसलमानों के हैं। इसका मतलब है महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी हैसियत जीरो हो जाएगी और इसका प्रभाव अगले लोकसभा और अगले विधानसभा चुनाव में होगा। और इस बात की पूरी संभावना हो जाएगी कि यदि बीएमसी के अंदर ठाकरे परिवार जीरो हो गए तो अगले लोकसभा और विधानसभा में ठाकरे परिवार उतनी ताकत हासिल नहीं कर सकता जितनी ताकत आज की तारीख में उनके पास है। और यदि बीएमसी के अंदर किसी वजह से या हिंदुओं के एकजुट होने की वजह से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बहुमत हासिल हो जाता है तो ये बात तय हो जाएगी कि महाराष्ट्र में हिंदुओं का ठाकरे परिवार से कोई संबंध नहीं है और महाराष्ट्र के हिंदुओं का नेतृत्व भाजपा और एकनाथ शिंदे के पास है और इसका प्रभाव भी आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा। और मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि उस परिस्थिति में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यदि शिंदे और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो जितनी ताकत आज उनके पास है उससे ज्यादा ताकत वो हासिल कर सकते हैं। जहां तक कांग्रेस के बहुमत की संभावना है मुंबई के अंदर, मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक भी ऐसी कोई संभावना है कि कांग्रेस बीएमसी में बहुमत हासिल कर पाएगी। यही स्थिति लगभग शरद पवार और अजित पवार की है।
दूर दूर तक भी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो बीएमसी में बहुमत हासिल कर पाएंगे। बीएमसी में सीधे सीधे मुकाबला भाजपा और शिवसेना तथा ठाकरे बंधुओं के बीच में है। बीएमसी का चुनाव ये तय करेगा कि अब मुसलमानों के नेता ठाकरे बंधु होंगे या अभी भी मुसलमानों का नेतृत्व तो कांग्रेस और ओवैसी के पास रहेगा। बीएमसी का चुनाव यह भी तय करेगा कि क्या अब हिंदुओं ने शिंदे गुट और भाजपा को ही अपना नेता मान लिया है और अब उनका ठाकरे परिवार से कोई संबंध नहीं है। और ये चुनाव ठाकरे परिवार की हैसियत भी निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे परिवार की हैसियत क्या होगी। फिलहाल एक बात निश्चित है कि यदि उद्धव ठाकरे की नैया पार होगी तो वो मुसलमानों के ही हाथ में है। मुसलमानों के वोटों के सहारे ही ठाकरे परिवार की नैया पार होगी। देखना है कि 15 तारीख को होने वाले चुनाव में क्या मुंबई के मुसलमान ठाकरे परिवार का बेड़ा पार करते हैं, ठाकरे परिवार की नैया पार करते हैं, या मुंबई के मुसलमान अभी भी असदुद्दीन ओवैसी या कांग्रेस को अपना नेता मानते हैं। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा और चलते चलते फिर अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से मिलता रहूंगा, देश और दुनिया के राजनीतिक हालात पर आपसे चर्चा करता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।